आज हमें सेकंड रेट का रास्ता मिला है, लेकिन मैं चूंकि मेरे साथ एक तकलीफदेह सूरत हाल से मुझे गुजरना पड़ा, इसलिए मैं ख़ुद को इस केस से विड्रा करता हूँ। मैं सख्त मायूस हूँ उन लोगों से नहीं जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा था, उन लोगों से जिनके लिए लड़ रहा था, उनसे मैं सख्त मायूस हुआ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ काशिफ रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ रज़ा जर्नलिस्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर ATC कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद है एहसान अली आरिफ एडवोकेट साहब। आज 13 फरवरी को मस्जिद रहमत लिल आलमीन के हवाले से हेयरिंग थी, तो हम सर से पूछते हैं कि आज क्या पेशरफ्त हुई है केस में, क्या आज मस्जिद को खोलने का हुक्म मिल गया या क्या फैसला है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर हमें बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है? आज जो हमारा केस लगा हुआ था, लोगों को पहले तो समझने की ज़रूरत है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी, तौहीन अदालत का केस था। और पहली रिट में ये फैसला किया गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर इसे डिसाइड किया जाए वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उन्होंने नहीं किया था, तो फिर हमने तौहीन अदालत फाइल की। उस पर गवर्नमेंट ने कहा जी फ़िलहाल हम इसे नहीं खोल सकते, नेगेटिव में जवाब दिया है और उसकी बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है इसमें, और मैं उसकी वजूहत भी बता चुका हूँ कि उसकी वजह सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, कुछ अपने लोगों ने भी ये चाहा कि मस्जिद ना खुले और इसमें हर्डल्स क्रिएट की। हमारी जो स्ट्रेटजी थी बहसीत वकील, जो पहले दिन मैंने हिकमत अमली बनाई थी, वो मैंने एक रिट तो मैंने किसी फ़र्द की तरफ से नहीं की थी, मैंने मस्जिद की तरफ से की थी बजरिया फ़र्द। ठीक हो गया। ये हमारी हिकमत अमली थी कि मस्जिद को मस्जिद ही के ज़ुमरे में रख कर डील किया जाए। ठीक हो गया। कुछ कुछ लोगों ने उसमें पिटीशन लगा दी और उसे TLP का मरकज़ डिक्लेयर करवाने की कोशिश की, और वो क्लेम करते थे कि हम TLP के वकील हैं। अनफॉर्चुनेटली कि उन्होंने उस वक्त एक पूरा सिनारियो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो केस लंबा हुआ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आकर कुछ लोगों ने मेरे वकालतनामे को सुपरसीड करने के कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। होम सेक्रेटरी के हेयरिंग में भी गुमराह करने की कोशिश की कि ये TLP का मरकज़ है और हम TLP के नुमाइंदे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मस्जिद खुल जाती तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा TLP को होना था, उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है ना वो लोगों को होना था, और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है ना वो फिर आगे तहरीक को पहुँचना था। तो मस्जिद खुल जाना अहम था। पार्टी की प्रोस्क्रिप्शन का अलहदा फोरम है, सियासी मामला को हल करने का अलहदा फोरम है, आपकी अगर कोई बातचीत होनी है तो उसका अलहदा फोरम है। जहाँ मस्जिद को मस्जिद तक महदूद रखे जाने की हमारी पॉलिसी थी, लेकिन हमें डिस्टर्ब ये किया गया कि मस्जिद को ओवरऑल पार्टी के साथ ज़बरदस्ती लिंक करने की कोशिश की। उसका नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट ने फिर कहा कि माजरत, क्योंकि ज़ाहिर एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कानून में लिखा हुआ है कि जब पार्टी बैन होगी तो उसके दफातर बंद होंगे। जब आप खुद जाके कहोगे ये हमारा मरकज़ है, जब कहोगे ये TLP का मरकज़ है, जब आप कहेंगे कि इसे खोलने की इजाज़त दी जाए, जब पिटीशन दायर करेंगे तो वहाँ से पुलिस हटाई जाए, तो फिर कानून को वायलेट करके कोई भी फैसला नहीं हो सकता। तो ये हमारे दोस्तों की मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें हमाकत थी कि उन्होंने मामलात को ख़राब करने की कोशिश की। जो मेरी एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी थी, मुस्बत हिकमत अमली को किल करने की कोशिश की, किल किया उन्होंने, जिसकी वजह से फ़रीक़ मुखालिफ ने उसका फ़ायदा उठाया और वो सिर्फ एक नंबर बनाने के चक्कर में, ज़ाती गरज में कि जी एहसान साहब का नाम आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि अहले सुन्नत में इतना सा ज़र्फ लोगों का होता है। हमारे सुन्नियों की आदत है कि वो किसी को फलता फूलता या किसी का नाम होता हुआ नहीं देख सकते, वो इसी गम से मर जाते हैं कि इसका नाम क्यों हुआ। बस इसी जलन, कुड़न और हसद का नतीजा ये है कि आज गवर्नमेंट ने कहा जी फ़िलहाल हम नहीं खोल सकते। वो डिटेल एक पूरा फैसला है, मैं उसे पढ़कर उस पर दोबारा इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा। मैंने पूरा पढ़ा नहीं अभी मैं हाई कोर्ट से फ़ारिग होकर यहाँ आया हूँ। अच्छा सर, 13 अक्टूबर से लेके आज 13 फरवरी है, हमने देखा कि जब कोई भी TLP के हक में आवाज़ उठाने वाला नहीं था, आप आवाज़ उठाने वाले थे। 4 मंथ आज पूरे हो चुके हैं, तो इस दुरानिया में किसी ने भी हाफिज साद और हाफिज अनस की रिट दायर नहीं की। अब सुनने में आ रहा है कि रिट दायर हो चुकी है, लेकिन रिट भी उनके घर वालों की तरफ से दायर नहीं की गई, बल्कि कोई कराची की खातून है उनकी तरफ से दायर की गई है। तो इसका कानूनी लिहाज से केस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि घर वालों की तरफ से जो है ना वो रिट नहीं की गई बल्कि किसी और की तरफ से की गई है? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहसीत वकील मैं ये समझता हूँ कि मैं केस के कानूनी मामलात में बात कर सकता हूँ, किसी वकील पर, किसी की काबिलियत पर मुझे बात करने का कोई हक हासिल नहीं है। यकीनन तमाम वकला
काबिल होते हैं और अपनी बेहतरीन एफिशिएंसी और बेहतरीन महारत को बुरे कार लाते हैं और हमें सबकी ऑनर की जानी चाहिए। अगरचे मेरे मामले में कुछ वकला ने बड़ी कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया है, नॉन प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है, अनएथिकल एटीट्यूड उन्होंने किया है। इसके बावजूद मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं किसी की बात पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 4 महीने बाद ये रिट हुई है तो उसकी बड़ी वजह मैं ख़ुद हूँ कि मैंने बार बार कहा था कि हम इसको रिट को फ़ाइल कीजिए। अल्लाह का वास्ता उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए, खादिम रज़वी के बेटों के लिए आवाज़ उठाइए, उन बच्चों का पता कीजिए। बार बार कहने पर ये उन्होंने इनिशिएट तो लिया, लेकिन 4 महीने का जो डिले था उसे कवर नहीं किया गया। 4 महीने हम क्यों लेट हुए ये बताया जाना ज़रूरी था। आज भी कोर्ट में ये सवाल उठाया गया कि आपने 4 महीने क्यों खामोश रहे और अब आपको जल्दी क्यों है, तो इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि हेबियस कोई भी दायर कर सकता है, लेकिन जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो उनसे रिलेट करते हुए लोग हैं, वो दायर करते हैं तो उसकी बात और होती है। क्यों शक पैदा होता है कि खादिम रिजवी अलैहिर्रहमा के बच्चों की फैमिली ने, साथ की वालदा हयात हैं, साथ के बहन भाई तो चलो अंदर हैं, बहनें हैं, मिसेज़ हैं, बल्कि मिसेज़ हैं, जी बिल्कुल ऐसे। तो कोई भी दायर कर सकता था, उन्होंने नहीं किया। तो ये एक शक किसी सतह स्टेज पे जाके होगा कि जब उन्होंने दायर नहीं किया तो इसका मतलब हो सकता है उनके पास हो, तो इसका फ़ायदा हज़ार फ़रीक़ मुखालिफ को मिलेगा। बहुत सारे इसमें और भी लेकुनाज हैं, मैं वो चाहता हूँ कि उस पर बात ना की जाए, क्योंकि मैं उसमें ज़िम्मेदार नहीं हूँ, दीगर वकला ज़िम्मेदार है, तो वो अपनी इसकी लाइबिलिटी ख़ुद वो करेंगे, ख़ुद उसका जवाब देंगे। मैं ये समझता हूँ कि इसमें काफ़ी लेकुनाज हैं। पहले सिर्फ SHO को कहा गया था, आज DSP को कह दिया गया है, आगे जाके SP को कह दिया जाएगा, फिर जो है ना बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल कई तारीखों के बाद ये मामला जब पहुंचेगा किसी स्टेज पर तो उस वक्त पता चलेगा कि वो कहेंगे जो हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये एक लिंगर ऑन करने की मैं समझता हूँ कि होगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकार्सिरेशन ज़्यादा लंबी होगी और उसका कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट फ़िलहाल मुझे आता हुआ नज़र नहीं आता। और मस्जिद के मामले में जिस तरह इन्होंने डिस्टर्बेंस की है कुछ हजरात ने, तो हो सकता है वो इस फैसले से भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि शायद गवर्नमेंट उन्हें जल्दी मंजर आम पर लाने वाली नहीं है, और उसके लिए जो तरीक़ाकार एक लॉ में दिया गया वो तो ज़ाहिर फौरी तौर पर अवेल करना था। लेट कर दिया तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा, नुकसान पार्टी को होगा। अच्छा सर, परसों हमने आपसे एक साथ वीडियो की थी, तो उस दिन आप बड़े पुरुमीद थे, और आज देखा कि हालात ही बदल गए, जज्बात ही बदल गए, इसकी क्या वजह? नहीं, हालात और जज्बात नहीं बदले। हमारा केस ये था कि इसका फ़ैसला किया जाए, वो फैसला हो गया है, तो हमारा केस तो अचीव हुआ है, ठीक है। ये नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा कि मस्जिद खुलेगी नहीं, उन्होंने कहा जी फ़िलहाल हम इसको नेगेटिव डिसाइड करते हैं, फैसला नेगेटिव किया है, मस्जिद फिर भी खुलेगी, ठीक हो गया, ठीक है। मस्जिद खुलने का कोई और आगे सेकंड रेट का भी ऑप्शन मौजूद है कि आप सेकंड रेट में इसकी वायरिस को, इसके मेरिट्स को, इन एजेंसीज की रिपोर्ट्स को फिर चैलेंज कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी कोई आज फाइनलिटी गेन हो गई है या हमारा फोरम डिस्ट्रॉय हो गया है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ज़ाती तौर पर चूँकि मुझे बार बार डिस्टर्ब किया गया, मुझे पहले कहा गया कि आप इसको लेट करें, फिर कुछ लोग चाहते ही नहीं थे कि मस्जिद खुले। मैं राइट साइड या लेफ्ट साइड की बात नहीं करता, दोनों तरफ से कुछ लोग ये चाहते थे। सर एहसान साहब अकेले खड़े थे कि मस्जिद खुले खुले खुले, शोधा के लिए मैं अकेले लगा हुआ था कि शोधा को इंसाफ दो, लाशें दो, मिसिंग पर्सन के मैं अकेले लगा हुआ था कि उनके साथ इंसाफ करो, ना इधर से कोई बोलने वाला था ना उधर से, ठीक है ना। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक शख्स ने हक की आवाज़ बुलंद की है, वो इस घुटनज़दा माहौल में खड़ा हुआ है, बजाय इसको कि साथ दिया जाए। अपनों ने भी साथ नहीं दिया, उसको डिग्रेड करने की कोशिश की, और गैरों ने तो खैर करना ही था। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये सिचुएशन, और इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे लोग मुश्किल सूरत हाल को टैगल करने के लिए ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, तरबियत के एतबार से, नज़म के एतबार से तैयार नहीं थे, और अब तक वो तैयार नहीं है। देखें, लीडर जो होता है विजनरी होता है, और किसी भी पार्टी का हो, और पार्टी के जो कायदीन होते हैं वो भी विजनरी होते हैं। वो दीवार से पीछे नहीं, वो कई साल आगे सोचते हैं, ठीक है ना। वो दीवार से पीछे नहीं देखते, कई महीने कई साल आगे की सोचते हैं, और वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ये फैसला हम ले रहे हैं, अगर ये फैसला इस तरह नहीं हुआ तो अगर दूसरी तरफ हो गया तो हमारी पॉलिसी क्या होगी, अगर फैसला ए आया तो पॉलिसी क्या होगी, बी आया तो पॉलिसी क्या होगी, सी आया तो पॉलिसी क्या होगी,
डी फैसला आया तो पॉलिसी क्या होगी। वो कम से कम 4 स्ट्रेटेजी तो बना के रखते हैं। ये मतलब जंग का भी असूल है, कारोबार का भी असूल है, और मार्केटिंग का भी असूल है, पॉलिटिक्स का भी असूल है, और ये जनरल रूल है, ये एक नेचुरल जस्टिस का असूल है कि जब आप कोई फैसला करें तो जब अदरवाइज फैसला आ सकता हो तो ABCD हिकमत अमली बनाएं और उसके मुताबिक आप उसे हल करने की कोशिश करें और उसके मुताबिक आपको रिएक्ट करना चाहिए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि शायद इनके पास कोई हिकमत अमली थी ही नहीं। जब इन्होंने जान छुड़ाने की कोशिश की और कहा जी ठीक है छुप जाओ, ये से कहते हैं सूरत हाल से फरार इख्तियार करना, यानी आप फेस नहीं कर पा रहे, फेस करने की हिकमत अमली नहीं है आपके अंदर, या तो स्ट्रेटेजी नहीं है या कुव्वत नहीं है। कुव्वत तो है आपके पास, सोच और शऊर नहीं है, तो बंदा कहता है यार नस जाओ, जान छुड़ाओ, देखा जाएगा। ये जान छुड़ाओ देखा जाएगा, ये शायद आपकी जात को तो फायदा दे, इससे पार्टी तबाह हो जाएगी, इससे मसलक का वकार ख़त्म हो जाएगा, इससे नज़रियात को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा, सुन्नी सियासत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। इज़्ज़त और वकार जो बड़ी मुश्किल से अपना इमेज बनाया जाता है, वो इमेज आपका बेइंतहा डैमेज हो चुका है, बेइंतहा डैमेज होगा। मैं ये कहता था कि यार मुश्किल हालात को हमें बुज़ुर्गों ने यही सिखाया है, अल्लामा खादिम रज़वी की यही तालीमात थी कि क्या कहते हैं कि सितम का राह हुनर आज़माए तो तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। नारे तो हम भी ये लगाते रहे, लेकिन जब हुनर आज़माने की बात आई, जब जिगर आज़माने की बात आई, तो फिर बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जो TLP की फर्स्ट स्ट्रीम की क़यादत थी, फर्स्ट टीयर सेकंड टीयर था, वो हमें कहीं नज़र नहीं आया और हम किसी टीयर में नहीं थे, लेकिन हमने अल्लाह रसूल को हाज़िर नाज़र जानकर सिर्फ इस दर्द में कि लब्बैक या रसूलल्लाह, ये भी कहते हैं हम भी कहते हैं, सुन्नियों की जमात हम खड़े हुए और आज तक खड़े हैं और आगे भी मजलूमों के लिए खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, आपने बोला कि हमें गैरों ने भी कहा कि मस्जिद को नहीं खोलना, लंबा करें, अपनों में कहा, चले गैरों की तो समझ आती है, आप बताना चाहेंगे अपने कौन थे? बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने कहा वो उसको खूब जानते हैं। हालात ने साबित कर दिया, मेरे वकालतनामे को सुपरसीड करने ने साबित कर दिया, मेरी रेट के बाद दूसरी रेट दायर करने ने साबित कर दिया कि वो नहीं चाहते थे कि मस्जिद खुले और एहसान साहब का रास्ता मसदूद करना चाहते थे, रोकना चाहते थे कि ये एहसान कहीं इसमें कामयाब ना हो जाए। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हुए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकसद में कामयाब हूँ। मैंने जो बेड़ा उठाया था आज उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आया है, आगे हमारे आगे बढ़ने का हमें रास्ता मिला है। ठीक है, कानूनी जंग ऐसी ही होती है, ये डू एंड डाई नहीं होती। कानूनी जंग जो होती है वो हिकमत अमली से, बालिग नजरी से, शऊर से और कानूनी सोच विचार के बाद लड़ी जाती है, चली जाती है और हमेशा एक रास्ते के बाद अगला रास्ता खुलता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कानून आपको रास्ता देता है। आज हमें सेकंड रेट का रास्ता मिला है, लेकिन मैं चूँकि मेरे साथ एक तकलीफ दे सूरत हाल से मुझे गुजरना पड़ा, इसलिए मैं खुद को इस केस से विड्रा करता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो लोग इसे आइंदा डील करेंगे वो हिकमत और फरासत का मुजाहरा करेंगे। जिस तरह उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में मुझे डिस्टर्ब किया है, तो वो आइंदा इस तरह की सिचुएशन नहीं करेंगे और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं लीगल एथिक्स को भी जानता हूँ, मैं प्रोफेशनलिज्म को भी जानता हूँ, मैं अपने शोबे पेशे की इज़्ज़त और वक़ार को भी जानता हूँ और मैं नज़रियाती वकील हूँ। मैं अपने जो मसलक व नज़रिया है उसके वक़ार को भी जानता हूँ। मैं सुन्नियत का दर्द भी रखता हूँ, मैं उसके हवाले से भी सोचता हूँ। मैं ख़ुद मज़हबी आदमी हूँ, दीन के उतार चढ़ाव को भी जानता हूँ। तो मैं इस मामले में अब नहीं आऊँगा, जो लोग करना चाहें वो करें, मौज करें। मैं घोड़ा भी हाज़िर है, मैदान भी हाज़िर है। अच्छा सर, 13 अक्टूबर से लेके 13 फरवरी 2026 आ गए, 4 माह आपने दिन रात किया, जब कोई भी आवाज़ उठाने सब कुछ आपने किया। लास्ट में कोई ऐसा जुमला जो सारी सूरत हाल देख के आप बताना है? इंग्लिश में कहूँगा आई एम टू मच डिसअपॉइंटेड। मैं सख्त मायूस हूँ उन लोगों से नहीं जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा था, उन लोगों से जिनके लिए लड़ रहा था, उनसे मैं सख्त मायूस हुआ हूँ। मुझे सख्त डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि उनका जो रवैया है वो किसी तौर पर भी कोई बाशऊर लोगों वाला रवैया नहीं है और जिस तरह मुझे डिस्टर्ब किया है कदम कदम पर, मैं जो इसका भी बड़ा अफसोस है। और ये मैं सोचता हूँ कि आइंदा कुछ किसी के साथ जुल्म होगा तो माशरे का कौन सा फ़र्द है जो खड़ा होगा, कौन फ़र्द जो लोग इस हक़ की आवाज़ बनेगा। जब आप किसी हक़ बोलने वाले बंदे की तस्लील करने की कोशिश करते हैं तो आप उसका नुकसान नहीं करते, खुद आप अपना नुकसान करते हैं और अपना कैलिबर आपका ऐसा होता है कि इससे पता चलता है कि अभी मज़ीद मार खाने की आपको ज़रूरत है।
ये बताइएगा, आपने बोला कि आपकी रिट करने के बाद रिट की गई, अब जो पहले आपने रिट की थी आपको किसने कहा था, जब दोबारा रिट की गई दूसरे वकला की तरफ से वो उनको किसने कहा, अगर अब तो आपने कहा कि मैं इस केस से अलग हो रहा हूँ, ठीक है, तो अगर अब दोबारा आपसे राब्ता किया जाता तो क्या आप फिर स्टैंड लेंगे? देखें जी, मैं हक और सच के लिए लड़ने के लिए कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ, आइंदा भी तैयार रहूंगा। हक और सच के लिए लड़ना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। देखें, हमने जब वकालत की थी उससे पहले भी हम बिजनेस करते थे। मेरा जाती बिजनेस था मेडिसिन का और मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता था। तो हमने तो हसूल इंसाफ के लिए और लोगों को इंसाफ दिलाने की वकालत शुरू की। हाँ, रोजी रोटी तो सारे इससे वाबस्ता है हमारी, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ रोजी रोटी नहीं है। मकसद ये कि लोगों को इंसाफ मिले, हक की आवाज बुलंद हो, हम अदालतों में जाके एक अच्छा चेहरा पेश करें, एक मतलब दीनी एतबार से भी, मसल की एतबार से भी, नजरियाती एतबार से भी, कानूनी एतबार से भी अच्छा फेस बने हम अदालतों में। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमारे फख्र है कि हमें तमाम कोर्ट्स ने अप्रिशिएट किया, तमाम इदारों ने अप्रिशिएट किया, और हमारे जो एक्ट एंड कंडक्ट था उसे हर जगह अप्रिशिएट किया गया। और मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि सिवाय हमारे अपने लोगों के कहीं किसी ने भी नहीं कहा। अपने लोग भी वो जिनकी सिर्फ हसद और कुड़न की वजह से, हासिद हसद की आग में खुद ही जला करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, हसद की वजह से। और हसद का मर्ज जो है ना, ये ऐसा मर्ज है, बातनी मर्ज है, किसी को भी लग सकता है। इस हसद की वजह से मैं नीचा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं अब भी कहता हूं कि अल्लाह माई अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह के रसूल हमारे साथ हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे एक शाह साहब कहा करते थे, हमारा पीछा पा रहा है, यानी पीछे बुजुर्गान दीन की नजरें होती है। हम साहिब सिलसिला है, हम हुजूर गौसे पाक के मानने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं, पीछे बुजुर्गों की नजरें हैं, ऐसी बात नहीं है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब भी हमें आवाज दी जाएगी हक के लिए, एहसान फर्स्ट फुट पे होगा, पहली रो में होगा, और इंशाल्लाह सबसे आगे होगा जो डटे हुए हैं महाज पर। हमें उन सफों में तलाश कर, इंशाल्लाह जब महाज होगा तब पहली सफों में होंगे। लेकिन बहरहाल इंसान है, इंसानी जज्बात भी होते हैं, और कुछ इंसानी फितरत भी का भी तकाजा होता है, कुछ हकायक बताया जाना भी जरूरी होता है। बाज़ औक़ात आप लोग जो ना इतना मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं कि हक जो है ना वो दबना शुरू होता है। फिर अहले हक की जिम्मेदारी है कि वो चिंगारी को फिर उबारें और हक को नुमाया करें, हक को रोशन करें, हक बात का ऐलान करें, ताकि लोगों को असल हकायक का पता चले।